हेलो बच्चों, आज हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये एनसीईआरटी में है, चैप्टर नंबर 12, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इसके क्वेश्चन करने से पहले इसका बेसिक क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि वास्तव में वृत्त क्या होता है। सर्किल, तो वृत्त, आपको ध्यान होगा कि आप इस प्रकार चित्र वृत्त का बनाते हैं। आप कहते हैं कि ये वृत्त है, ये वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है ना। और केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिला दो तो ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और केंद्र से जाने वाली वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु अगर ऐसे हों कि अगर वो वृत्त के उनको मिलाया जाए तो वृत्त के केंद्र से होके जाएं, तो फिर उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त की क्या परिभाषा है? देखिए, वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है। ये एक बिंदु है हमारे पास, मान लीजिए P, तो वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु, मान लीजिए O कोई एक स्थिर बिंदु है, तो वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है। बिंदुपथ का मतलब किसी बिंदु के द्वारा तय किया गया पथ या गमन किया गया पथ जो दी गई सभी शर्तों का पूरी तरह पालन करता है। तो देखो शर्त क्या है, बिंदु P का बिंदुपथ जो एक स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर गमन करता है। यानी एक बिंदु P है, यदि ये इस प्रकार चले, ऐसे ये गति करे, एक पथ बनाए, एक रास्ता बनाए और इस प्रकार का रास्ता बनाए कि इसकी दूरी सदैव O से समान रहे, तो हम इसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। यानी P अगर यहाँ पर है तो भी इसकी दूरी, चाहे जहाँ से ले लें, हर जगह से दूरी उसकी क्या होनी चाहिए? बराबर, कांस्टेंट डिस्टेंस होनी चाहिए। यानी P उस बिंदु का बिंदुपथ है जो एक स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर गमन करता है। इस स्थिर बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। ये यहाँ पर जो मैंने दिखाया, इस O को ही वृत्त का क्या कहते हैं? केंद्र। ये है सेंटर ऑफ सर्कल, वृत्त का केंद्र। बात समझ में आ गई? और जिस निश्चित दूरी पर वो गमन करता है, जो कांस्टेंट दूरी होती है, उस दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं? R से। तो ये R जो है ये कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। तो समझ गए आप? अब देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वृत्त को पढ़ने से पहले उसके विषय में जानकारी होना जरूरी है। तो ये O हो गया वृत्त का केंद्र, R हो गई वृत्त की त्रिज्या, और किसी बिंदु P के द्वारा तय किया गया ये जो रास्ता होता है, ये जो बना आकृति जिसको आप सर्किल कह रहे हो, तो ये रास्ता अगर इसकी दूरी हम तय कर लें तो ये दूरी परिधि कहलाती है, वृत्त की परिधि। तो दो तीन चीज़ें जो आप जानना जरूरी है कि जो वृत्त की परिधि होती है, यह कक्षा 8 से आप पढ़ते चले आ रहे हो, ये बराबर होती है 2πr। 2r जो है, जो वृत्त का व्यास होता है ना, व्यास जिसको आप d से भी व्यक्त करते हो, डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। यानी कि वृत्त की परिधि को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इंटू 2r, यानी इसको हम लिख सकते हैं पाई गुणे व्यास। यानी व्यास में अगर पाई का गुणा कर दे तो वृत्त की क्या होती है? परिधि। तो एक चीज़ तो आपको जानना ये जरूरी है, सबको याद होना चाहिए कि जो वृत्त की परिधि होती है वो कहलाती, उसका सूत्र होता है 2πr, जहाँ पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 हम कैलकुलेशन में लेते हैं। परिधि क्या होती है ये जानना जरूरी है। तो परिधि होती है उस पथ की टोटल लंबाई जिस पथ पर इस बिंदु ने गमन किया, यानी बिंदु पथ की लंबाई को हम परिधि कहते हैं। दूसरी चीज़ ये आपको जानना जरूरी है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है? तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ये बराबर होता है πr²। तो ये दो सूत्र आप बराबर पढ़े रहे हैं कि जो वृत्त की परिधि होती है वो बराबर होती है 2πr, और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है πr²। कुछ चीज़ें हैं जो हमें वृत्त में जानकारी होनी चाहिए, जैसे ये कोई वृत्त है, ये वृत्त का हो गया केंद्र,
अगर वृत्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदु ले लें, ये तो वृत्त की परिधि पर दो बिंदु लेने पर उनके बीच की जो दूरी होती है, ये पी क्यू, परिधि पर दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं, ये बिंदुओं के बीच की जो दूरी हो वो परिधि पर हो, यानी परिधि का कटा भाग, उसको हम वृत्त का चाप कहते हैं। यानी वृत्त का चाप, आर्क ऑफ सर्कल। और जैसे हमने पी क्यू लिया तो चाप को दिखाने के लिए ऊपर इस प्रकार अर्धचंद्राकार भाग लगा देते हैं। अगर पी क्यू मैं इस तरह लिख दूं तो ये कहलाता है वृत्त का चाप पी क्यू। एक चाप अगर ये पी क्यू हो गया तो बाकी जो शेष भाग बचा वो अपने आप चाप क्यू पी कहलाएगा। जो चाप बड़ा होता है देखो उसे हम दीर्घ चाप बोलते हैं, और जो चाप छोटा होता है उसे हम लघु चाप बोलते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब देखो, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मैंने कहा कि आप पी क्यू अगर लेते हो तो आप पी क्यू को कहते हो वृत्त का चाप, राइट है। अब मान लीजिए ये है वृत्त का केंद्र ओ, और ये मैंने कोई चाप पी क्यू लिया। इस चाप पी क्यू के अगर दोनों सिरों पी और क्यू को मैं वृत्त के केंद्र से मिला दूं, ध्यान से समझिएगा, अगर वृत्त के चाप पी क्यू के दोनों सिरों पी और क्यू को मैं वृत्त के केंद्र ओ से मिला देता हूं, तो ये जो ऊपर कोण बनता है, ये केंद्र पर बना कोण, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चाप पी क्यू। हिंदी में बोलते हैं चाप पी क्यू का अंश माप, कहते हैं चाप पी क्यू का अंश माप। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है उसे उस चाप का क्या बोलते हैं, अंश माप, राइट है ना। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चाप पी क्यू ये बराबर हो जाएगा कोण पी ओ क्यू। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये होगा कि इधर जो कोण बनेगा इसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चाप क्यू पी, इधर कोण बनेगा ये। अगर इस कोण का मैं नाम लूँ तो कोण क्यू ओ पी, ऐसे, राइट है ना। और इन दोनों कोणों का जो जोड़ होता है ये एक वृत्त के केंद्र पर जो टोटल कोण बनता है वो 360 अंश बनता है। यानी मैं अगर कहूँ मैग्नीट्यूड ऑफ चाप पी क्यू और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ चाप क्यू पी, ये दोनों मिल जाएं तो ये बराबर कितना होता है, 360 अंश। तो इस प्रकार वृत्त के चाप का अंश माप यानी चाप के दोनों सिरों के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमको कोई वृत्त दिया गया है तो वृत्त के चाप के दोनों सिरों को अगर मैं मिला देता हूँ, जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र मान लीजिए ओ है, और ये पी क्यू एक चाप था, अभी आप चाप देखे हैं ये, और अगर मैं इसके दोनों सिरों को मिला दूं, यानी वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखा, ये जो पी क्यू है ये कहलाती है वृत्त की जीवा। तो आपसे पूछा जाए वृत्त की जीवा क्या होती है, तो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की क्या बोलते हैं, जीवा। क्या वृत्त का व्यास भी वृत्त की जीवा होती है? हाँ बिल्कुल होती है, ये सबसे बड़ी जीवा होती है। यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा सबसे बड़ी जीवा ये होती है वृत्त का व्यास। यानी वृत्त के व्यास से बड़ी कोई जीवा नहीं हो सकती, तो सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होती है, व्यास होती है, राइट है। अब दो चीज़ें आपको समझना बहुत आवश्यक है, और वो हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड और वृत्त का वृत्तखंड क्या होता है। तो देखें जरा, मान लीजिए हमारे पास कोई ओ केंद्र का वृत्त है जिसकी त्रिज्या मान लीजिए आर है। ये मैंने एक वृत्त बनाया, इसका केंद्र हो गया ओ, और देखो ये है एक चाप पी क्यू। तो अगर मैं चाप पी क्यू के दोनों सिरों को
केंद्र से मिला दूं, तो इस PQ के द्वारा, चाप के द्वारा वृत्त का जो कटा भाग है, कटा भाग यानी ये भाग, ये इस पूरे भाग को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं, है ना। क्यों त्रिज्यखंड का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि देखो OP वृत्त की है त्रिज्या, ये है R, और ये भी वृत्त की है त्रिज्या R। तो त्रिज्याओं के द्वारा जो वृत्त का भाग कट गया और चाप के अंतर्गत आया, उसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड। ये बराबर होता है त्रिज्यखंड, ये राइट है। अगर मान लीजिए केंद्र पर जो कोण बन रहा हो त्रिज्यखंड के द्वारा, केंद्र पर कोण अगर क्या बन रहा हो, थीटा बन रहा हो, तो देखो पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये बराबर होता है 360 अंश का। पूरे वृत्त पर केंद्र पर बना कोण वो कितने अंश का होता है? वो सॉरी, यहाँ पर मैं तो क्षेत्रफल लिख गया। हाँ, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लेना है, इसका मतलब पूरा का मतलब हमें 360 अंश का कोण, यानी अगर मैं इस वृत्त पर पूरा घूमूं तो मुझे घूमने पे कितने अंश का कोण मिलेगा? 360 अंश का। और मान लीजिए मुझे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो 360 अंश घूमने पर मुझे जो वृत्त का क्षेत्रफल मिलता है वो मिलता है πr²। अगर मुझे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो मुझे इस वृत्त के केंद्र पर सिर्फ कितना कोण लेना होगा? थीटा। इसलिए अगर मैं थीटा बराबर निकालूं तो ये हो जाएगा πr² बटे का 360 अंश अगुणे कितना? थीटा। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी त्रिज्यखंड के द्वारा, मैं इधर लिख देता हूँ, किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये बराबर होता है πr² थीटा और बटे 360 अंश। तो चाहे सूत्र आप याद कर लो, चाहे अपने कॉन्सेप्ट से समझ लो कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जब होता है तो वो πr² होता है। अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब पूरे 360 अंश के कोण वाला क्षेत्रफल, और मुझे कितना लेना है? थीटा वाला कोण। तो चूंकि 360 अंश घूमने पर एरिया मिलता है πr², तो थीटा घूमने पर कितना एरिया मिलेगा? तो πr² थीटा बटे 360। तो ये त्रिज्यखंड का क्या आ जाता है? क्षेत्रफल। अब देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ से मैं अलग से चित्र बना दूँ, देखना, इसको आप नोट कर लेना, वीडियो को पास कर लीजिए और पास करके आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, मैं अगर एक और चित्र अब अलग से बना के दिखा रहा हूँ, देखो जरा इधर। ये एक वृत्त मैंने बनाया जिसका केंद्र है O। ये मैंने एक चाप लिया PQ, इसको मैंने केंद्र से मिला दिया। तो आपको मालूम है कि जो पूरा भाग था ये, इसको मैंने अभी दिखाया कि ये त्रिज्यखंड कहलाता है, राइट है ना। लेकिन अगर मैं PQ को मिला दूं तो जीवा PQ के द्वारा जो वृत्त का कटा भाग होगा इसे हम कहते हैं वृत्तखंड, है ना। यानी जीवा PQ के द्वारा वृत्त का कटा भाग ये कहलाता है वृत्तखंड। अब देखो, वृत्तखंड दो हो सकते हैं, क्योंकि PQ नीचे भी एक भाग काटेगी, जो बाकी जो शेष भाग वृत्त का बचेगा वो भी वृत्तखंड ही तो होगा। तो दो वृत्तखंड हो सकते हैं। एक लघु वृत्तखंड होता है, तो जो छोटा हो उसे लघु वृत्तखंड बोल देना, और जो बड़ा भाग बचेगा उसे दीर्घ वृत्तखंड बोल देना। तो ये अगर मैं यहाँ पर कोई नाम लिख दूँ, यहाँ पर जैसे मैं कह दूँ PLQ, तो वृत्तखंड जो है उसको मैं अगर यहाँ कहूँ तो वो भाग होगा PLQ, राइट है। और यहाँ पर मैं फिर कह दूँ M, तो PLQMP, ये पूरा भाग PLQMP ये कहलाता है वृत्तखंड। अब अगर मुझे वृत्तखंड का एरिया निकालना है, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए।
और उसमें आप इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करो, घटा दो, तो अपने आप बच जाएगा। यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नाम आप लिख सकते हो, त्रिज्यखंड का नाम क्या होगा, ओ पी एल क्यू ओ, ये पूरा, और इसमें से आप माइनस कर दो त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमारे पास बहुत सी विधियां होती हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज हुआ, यानी ये जो पी क्यू है अगर ये इनके बराबर हो गई, त्रिज्या के बराबर हो गई, तो √3/4 भुजा का स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अगर मान लीजिए नहीं दिया तो केंद्र पे कोण देगा, केंद्र पे कोण दिया तो हमने यहाँ से लंब डाल दिया। तो आप कक्षा 9 की प्रमेय जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। बात समझ में आ गई? तो समद्विभाजित करेगा, तो अगर ये पूरी भुजा आप 2a ले रहे हो तो a इधर निकल आएगा, a इधर निकल आएगा। कोण भी क्या होगा, समद्विभाजित, तो अगर 60 अंश का कोण दिया है तो 30 अंश इधर और 30 अंश इधर निकल आएगा। हम त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं, उसकी सहायता से हम a निकाल लेंगे। क्यों? त्रिज्या तो पता है ना। तो जब त्रिज्या पता होगी तो यहाँ से कोण मान लो 30 अंश का कोण है तो sin 30 अंश बराबर a/r। r पता है, sin 30 अंश का कोण याद रहता है, तो हमको a मिल जाएगा। a का दुगना करेंगे तो हमें 2a मिल जाएगा, तो आधार पता हो जाएगी। अब इसके बाद ये मान लीजिए आपने लंब खींचा था OL, तो आप कास लगा दीजिए तो लंब बटे कर्ण से कास आ जाएगा। तो इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है ना। तो ये हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के, और जो ऊपर त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। एक त्रिभुज में आप सुना होगा अपने संकेंद्री वृत्त। देखें, संकेंद्री वृत्त यानी ऐसे वृत्त जिनके केंद्र तो समान हों, ऐसे वृत्त यानी कई वृत्त जिनका केंद्र तो सेम हो लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हों। जैसे एक ही केंद्र पर हम अलग अलग त्रिज्या के कई वृत्त बना दें। मान लो ये के केंद्र है O है, अब एक वृत्त ये बन गया, दूसरा वृत्त ये बन गया, अब तीसरा वृत्त ये बन गया, चौथा वृत्त ये बन गया, है ना। तो ये वृत्त बन रहे हैं, देखिए, तो इन सभी का केंद्र तो O है मगर त्रिज्या अलग अलग है। इनको कहते हैं संकेंद्री वृत्त। अब सुनो, जैसे मान लो तुम्हें इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, ये जहां मैंने निशान लगाया, ये अब देखो, ये त्रिज्या आपकी मान लीजिए R है और ये पूरी त्रिज्या क्या है, R1 है। तो किसी पट्टी का अगर एरिया आपको चाहिए तो आप क्या करो कि पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, बड़े वाले का, यानी पाई R1 का स्क्वायर। तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। अब चूंकि अंदर वाला इसका एरिया तो तुम्हें चाहिए नहीं, तुम्हें तो सिर्फ पट्टी का एरिया चाहिए, तो पूरे एरिया में से इस अंदर वाले भाग को घटा दो, यानी पाई R1 स्क्वायर, तो पूरा एरिया हो गया। क्योंकि R1 जो आप यहाँ देख रहे हो वो R1 इसी केंद्र से तो है, तो ये पूरी दूरी क्या हो गई, R1। तो पूरी त्रिज्या बड़े वाले वृत्त की R1, तो पाई R1 का स्क्वायर और उसमें कर दो माइनस पाई R का स्क्वायर। समझ रहे हो? इसी प्रकार मान लीजिए अगर हमें इस पट्टी का चाहिए, इस पट्टी का चाहिए, ये पट्टी मैं इसको अलग अलग ऐसे कहिए देता हूँ, ये ऐसे सवाल मिल जाते हैं कभी कभी आपको किताबों में। तो अगर इस पट्टी का चाहिए तो देखो, इसकी त्रिज्या ये पूरी ले लो और इस पूरी त्रिज्या मान लो ये R2 है, तो पाई R2 का स्क्वायर निकाला तो पूरा एरिया आ गया। इसमें से आप इस एरिया को घटा दो, यानी पाई R1 के स्क्वायर को निकाल दो। तो जिस पट्टी का एरिया चाहिए आप उससे रिलेटेड पूरा एरिया निकालो, और उसके अंदर जिसका एरिया नहीं चाहिए उस एरिया को क्या करो, घटा दो। तो इस प्रकार इन पट्टी का एरिया हम निकाल सकते हैं, और आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। समझ गए ना? तो इस प्रकार ये कुछ वृत्तों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे जो आप कर लें। जब ये कॉन्सेप्ट आपको आने लगेंगे तो आप देखेंगे कि प्रश्नावली बहुत क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। थैंक यू, नमस्ते।